राजस्थान की तपती रेत और अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा खामोश किला है जहां शाम ढलते ही परिंदे भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। भानगढ़ भारत की वह जगह है जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर शापित और खतरनाक घोषित कर रखा है। यहाँ का सन्नाटा ऐसा है जैसे पत्थरों की दीवारों में आज भी कोई चीख दबी हुई है। पर्यटक यहाँ दिन में आते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही ये जगह किसी रूहानी दुनिया में बदल जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आबाद शहर रातों रात कैसे कब्रिस्तान बन गया? आज की इस वीडियो में हम उन दरवाजों को खोलेंगे जिन्हें समय ने सदियों पहले बंद कर दिया था। हम भानगढ़ की गलियों में चलेंगे, उस तांत्रिक के काले जादू की सच्चाई जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ रूहें भटकती हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पनाओं का एक भयानक खेल है। किले के मुख्य द्वार पर लगा एएसआई का वह पीला बोर्ड सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, कोई सामान्य साइन बोर्ड नहीं है। यह एक स्पष्ट चेतावनी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे या फिर वे पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गए। लेकिन क्या ये सिर्फ डर फैलाने के लिए है? पुरातत्व विभाग का कहना है कि रात में यहाँ वन्य जीवों का खतरा है क्योंकि यह किला घने जंगल के बीच स्थित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल जंगली जानवरों के डर से एक पूरी ऐतिहासिक जगह को भूतिया का टैग दे दिया गया है? यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारों के पास जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी सांसों की गिनती कर रहा है, और यही एहसास इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है। भानगढ़ की लोकेशन किसी आम किले जैसी नहीं है। यह तीन तरफ से अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का तापमान मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। रात के समय जब पहाड़ियों से टकराकर ठंडी हवा इन खंडहरों के बीच से गुजरती है तो वह एक ऐसी आवाज पैदा करती है जैसे कोई रो रहा हो या फुसफुसा रहा हो। यह भौगोलिक बनावट यहाँ के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती है। चारों ओर फैली हुई पथरीली जमीन और उबड़-खाबड़ रास्ते यह एहसास कराते हैं कि यह जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति की किसी अनसुलझी पहेली को छिपाने के लिए बनी है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, यहाँ की परछाइयाँ लंबी होने लगती हैं और किले की बनावट में ऐसी आकृतियाँ बनने लगती हैं जो किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसी लगती हैं। यह भूगोल ही भानगढ़ को भारत का सबसे बड़ा मिस्ट्री जोन बनाता है। तो 16वीं सदी का समय उभर कर आता है जब राजा माधो सिंह ने अपनी असीम बुद्धिमानी से इस किले की नींव रखी थी। तब भानगढ़ की पहचान एक भूतिया जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक आलीशान रियासत के तौर पर थी। राजा माधो सिंह का सपना था कि भानगढ़ को भारत का सबसे सुंदर और सुरक्षित किला बनाया जाए। तब यहाँ भव्य महल बने, शानदार नक्काशीदार खंभे खड़े किए गए और ऐसे मंदिर बनवाए गए जिनकी वास्तुकला आज भी हमें हैरान कर देती है। उस समय भानगढ़ की आबादी लगभग 10,000 थी। लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे। राजा की न्यायप्रियता की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। वह युग भानगढ़ के लिए स्वर्ण युग जैसा था, जहाँ हर घर खुशहाली का प्रतीक था।
किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वैभव एक दिन केवल मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। कल्पना कीजिए उस समय के भानगढ़ के बाजारों की। रेशम के थान, मखमली कालीन और सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें। यहाँ के व्यापारियों का नाम देश के बड़े बड़े साम्राज्यों में लिया जाता था। किले की बनावट इतनी आधुनिक थी कि यहाँ पानी के निकास के लिए बेहतरीन नालियाँ बनी थीं और गर्मियों में भी महल का तापमान ठंडा रहता था। यहाँ नर्तकियों के महल थे, जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि पूरे शहर को सराबोर कर देती थी। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति में रचेबसे थे और कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि आने वाले कुछ सालों में यह चहल पहल एक खामोश कब्रिस्तान में बदल जाएगी। यह समृद्धि ही शायद भानगढ़ के विनाश का कारण बनी, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी इंसान बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने लगता है तो प्रकृति और नियति उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। भानगढ़ के इसी गौरव के बीच एक साधु रहते थे जिनका नाम था बाबा बालनाथ। वे एक बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे। जब भानगढ़ की नींव रखी जा रही थी तो बाबा ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, राजा, तुम किला बनाओ, अपनी शान दिखाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन याद रखना, किले की एक भी परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा माधो सिंह ने बड़े सम्मान के साथ यह शर्त स्वीकार की। उस समय भानगढ़ के शासकों का यह मानना था कि वे बाबा के आशीर्वाद के बिना अपना शासन नहीं चला सकते। वर्षों तक इस वादे का पालन किया गया। भानगढ़ दिन ब दिन बढ़ता रहा, परछाई बाबा की कुटिया से हमेशा दूर रही। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब नई पीढ़ी के राजाओं ने परंपराओं को ताक पर रख दिया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे भानगढ़ की शक्ति बढ़ी, राजाओं के भीतर अहंकार का जन्म होने लगा। उन्होंने बाबा बालनाथ की उस पुरानी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उन्होंने किले की दीवारों को इतना ऊंचा और बड़ा बनाना शुरू किया कि उनकी परछाई का विस्तार बाबा की कुटिया तक पहुंच गया। यह केवल एक वास्तुकला का बदलाव नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा का उल्लंघन था। कहते हैं, जब पहली बार किले की छाया बाबा की कुटिया पर पड़ी तो बाबा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसी क्षण इस शहर के विनाश की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा था, ये किला जो अपनी ऊंचाइयों का घमंड कर रहा है, एक दिन धूल में मिल जाएगा। यह अहंकार ही था जिसने भानगढ़ को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। क्या वाकई एक साधु के श्राप में इतनी शक्ति होती है कि वह एक पूरे शहर को मिटा दे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज भी भानगढ़ की टूटी दीवारों में छिपा है। अब इस कहानी के सबसे चर्चित और रहस्यमय पात्र का जिक्र करते हैं, राजकुमारी रत्नावती। वे न केवल भानगढ़ की राजकुमारी थीं, बल्कि उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दिल्ली से लेकर जयपुर तक फैली हुई थीं। कहते हैं कि उनकी एक मुस्कान देखकर लोग अपना दुख भूल जाते थे। वे एक दयालु शासक थीं, जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार रहती थीं। लोग कहते थे कि उनमें एक अद्भुत ईश्वरीय आभा थी, जो उन्हें आम इंसानों से अलग करती थी। उनकी इसी ख्याति ने उन्हें कई लोगों का प्रिय पात्र बना दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को भी उनकी तरफ आकर्षित किया, जो बुरी नीयत रखते थे।
उनकी यही सुंदरता भानगढ़ के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ गई जो आज भी डर और खौफ से भरा है। राजकुमारी रत्नावती की कहानी ही वह आखिरी कड़ी है जिसने भानगढ़ को सदा के लिए शापित बना दिया। उसी समय भानगढ़ की गलियों में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक आया। वह काले जादू का माहिर था। उसने बरसों हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी ताकि वह ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सके जिनसे वह किसी को भी वश में कर ले। उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा और वह उन पर आसक्त हो गया। उसने फैसला किया कि वह रत्नावती को अपना बनाकर रहेगा। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने बाजार में बिकने वाले इत्र के साथ एक काला जादू जोड़ दिया। वह जानता था कि अगर राजकुमारी ने उस इत्र को इस्तेमाल किया तो वह खुद ब खुद उसके पास चली आएंगी। उसकी यह काली नियत ही भानगढ़ की बर्बादी का मुख्य कारण बनी। वह तांत्रिक नहीं जानता था कि वह एक ऐसी आग को न्योता दे रहा है जिसमें अंततः वह खुद भी भस्म हो जाएगा। तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को वह जादुई इत्र दिया और कहा कि इसे राजकुमारी तक पहुंचा दो। लेकिन राजकुमारी रत्नावती कोई मामूली इंसान नहीं थीं, वे तंत्र मंत्र की गहरी समझ रखती थीं। जैसे ही दासी ने वह इत्र राजकुमारी को दिया, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इसमें कुछ असामान्य है। उन्होंने जान लिया कि यह कोई साधारण खुशबू नहीं, बल्कि एक ओझा या तांत्रिक द्वारा किया गया कोई भयानक प्रयोग है। उन्होंने शांति से वह शीशी ली और अपने महल के बाहर एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ गईं। वे जानती थीं कि अगर यह शीशी महल के अंदर रही तो तांत्रिक का प्रभाव बढ़ जाएगा। उन्होंने उस शीशी को पूरे जोर से उस चट्टान पर पटक दिया। जैसे ही शीशी टूटी, वातावरण में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। यह केवल कांच के टूटने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह उस शाप की शुरुआत थी जो भानगढ़ को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पत्थर पर गिरते ही वह जादुई इत्र चट्टान के भीतर समा गया और उस चट्टान ने तांत्रिक की ओर रुख कर लिया। तांत्रिक ने जो जादू राजकुमारी के लिए रचा था, वह अब खुद उसके लिए मौत का साया बन चुका था। चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ी और वह उसके नीचे दब गया। मरते हुए तांत्रिक ने भानगढ़ को आखिरी शाप दिया। उसने कहा, आज मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरा शाप इस शहर को कभी फलने फूलने नहीं देगा। भानगढ़ के लोग भूख और बीमारी से मरेंगे, यहाँ की औरतें विधवा होंगी और इस शहर की रूहें कभी मुक्ति नहीं पाएंगी। यह किला हमेशा के लिए खाली पड़ा रहेगा। उसकी यह आखिरी चीख आज भी लोगों को डरा देती है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद तांत्रिक की रूह आज भी इसी किले में भटकती है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती है। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अगले ही साल भानगढ़ और उसके आसपास के राज्यों में भीषण युद्ध छिड़ गया। मुगल सेनाओं के हमले हुए, भूखमरी फैली और एक के बाद एक भानगढ़ के निवासी मौत के आगोश में समाने लगे। जो लोग बचे थे, उन्होंने गांव खाली कर दिया। देखते ही देखते 10,000 की आबादी वाला भानगढ़ एक वीरान जंगल में बदल गया। घर ढहने लगे, छतें गिर गईं और बाजारों की रौनक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि उस शाप का ही हिस्सा था। जिस शहर को कभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, वह अब तांत्रिक के शाप की बेड़ियों में जकड़ चुका था।
भानगढ़ के इतिहास में वह दौर सबसे काला था, जब एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हार मान गई। आज भानगढ़ में जो भी पर्यटक रात या शाम को जाने की हिम्मत करता है, वह कुछ अलग दावे करता है। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने किले के अंदर से पायल की झंकार सुनी है। वे कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। कुछ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। ये दावे केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि हजारों लोगों के मिले-जुले अनुभव हैं। लोग कहते हैं कि किले के उन कमरों में जहां कभी रानियां रहती थीं, आज भी किसी के रोने की आवाज आती है। क्या ये सच में रूहें हैं? क्या वे लोग अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और जो कोई भी इसे गहराई से महसूस करना चाहता है, उसे एक बार भानगढ़ की उन खामोश गलियों में जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या विज्ञान इसे स्वीकार करता है? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इन दावों को नकारते हैं। उनका कहना है कि यह ऑडिटरी इल्यूजन है। जब हम डरे हुए होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क आसपास की आवाजों, जैसे हवा का पत्थरों से टकराना या पक्षियों का उड़ना, को शब्दों और आवाजों के रूप में पहचानने लगता है। रात के समय भानगढ़ की दरारें एक पाइप की तरह काम करती हैं, जिससे सीटी जैसी आवाजें आती हैं। इसे वैज्ञानिक साइकोसोमैटिक प्रतिक्रिया कहते हैं, जहां हमारा डर हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। भानगढ़ का वीरान होना शायद इतिहास का एक सामान्य घटनाक्रम था, जिसमें युद्ध और सूखा मुख्य कारक थे। तो क्या भानगढ़ केवल एक मनोवैज्ञानिक डर का केंद्र है? विज्ञान कहता है हाँ, लेकिन हमारी रूह कहती है शायद कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे।